Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टॉपिक जो है ये एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज कोई ना कोई चीज पेपर में लाजमी आ जाती है। इसके जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपने लाजमी डाउनलोड कर लेने हैं। इससे आपको अभी भी आसानी होगी और पेपर में आप वहां से रिवीजन भी कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको मोशन की 3 टाइप्स बताई थी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को मेनली हमने डिस्कस किया था क्योंकि वही हमारा चैप्टर है असल में। तो उसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 टाइप्स डिस्कस की थी। लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन होती है, एक सर्कुलर होती है और एक होती है रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। तो मैंने वहां पर भी आपको हिंट दिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक टाइप की ट्रांसलेटरी मोशन ही होती है जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैंने लिखा है कि इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब होता है, किस तरह से मोशन 1 डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन होती है और 3 डायमेंशन होती है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर मैंने एक बॉडी को शो किया है। आप इसे बॉल भी ले सकते हैं, इसे मैस भी कोई ले सकते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो तो इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अगर आप नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो यहाँ भी वही वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, वाई और जी एक्सिस हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो इस टाइप की मोशन को भी हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसी तरह से अगर आप थर्ड डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन से एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तीनों डायग्राम्स में अगर आप नोट करें तो एक चीज कॉमन है कि जो हमारी बॉडी है वो एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है या वाई के अलोंग कर रही है या जी के अलोंग कर रही है। इसका मतलब है कि किसी एक एक्सिस की मोशन को हम कहते हैं एक डायमेंशन की मोशन, यानी कि हमारे जो एक्सिस हैं वो हमारी डायमेंशन को शो कर रहे हैं। अगर बॉडी सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो हम कहेंगे ये कौन सी मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है। इसका मतलब यहाँ पर भी बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है, यहाँ पर भी बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है और यहाँ पर भी बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है। लेकिन हमने तो कहा कि हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 डायमेंशनल मोशन किस टाइप की होती है, मतलब बॉडी एट अ टाइम 2 एक्सिस में कैसे मूव कर सकती है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर बॉडी क्या मूव कर रही है, तकरीबन 45 के एंगल पे मूव कर रही है, यानी कि ना वो एक्स एक्सिस में जा रही है ना वो अलोंग द वाई एक्सिस है। वो कहाँ पे जा रही है, वो कहीं दरमियान में आगे की तरफ मूव कर रही है। इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल इसलिए कहते हैं जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि वो ना एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है ना ही वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, वो उन दोनों के दरमियान मूव कर रही है, यानी कि वो दोनों एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। अब दोनों एक्सिस के अलोंग किस तरह से मूव कर रही है, अगर आप बॉडी को देखें तो देखिए पहले वो इनिशियली यहाँ पर थी, बाद में क्या हो रहा है वो एंड में फाइनली यहाँ पर पहुंच गई है। तो अब ये क्या किया उसने एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि वो पहले यहाँ पर थी। अगर वो बाद में भी इसी पोजीशन में ऊपर की तरफ जाती तो उसे यहाँ पे होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो अब यहाँ पर पहुंच गई है। तो इसका मतलब है उसका इस साइड पे जाना, इस जगह पे आना, ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने कुछ ना कुछ फासला एक्स एक्सिस के अलोंग भी तय किया है, इसलिए वो यहाँ पर पहुंची है। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो क्योंकि बॉडी इनिशियली यहाँ पर थी, अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना चाहती तो वो इस तरह से भी मूव कर सकती थी, वो यहाँ पे आ जाती, लेकिन वो ऊपर भी गई है। अब एट द सेम टाइम वो ऊपर की तरफ भी गई है और इस साइड पे भी गई है, यानी कि उसने एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस कवर किया है और वाई एक्सिस के अलोंग भी किया है। इसलिए हम इस टाइप की मोशन को क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। और हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। यहाँ पर एक और बात याद रख लें कि हर तरह की 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा 2 डायमेंशनल मोशन होगी, लेकिन हर 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती। अब वो कैसे, वो इस तरह से कि 2 डायमेंशनल मोशन की और भी टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन को भी हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, या फिर अगर आप जिगजैग मोशन की बात करें, यानी इस तरह से कोई रैंडम मोशन हो रही है, वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन उस तरह की जो मोशंस हैं उनको हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहते। हम एक स्पेसिफिक टाइप है 2 डायमेंशन की जिसका एक स्पेसिफिक शेप बनती है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि एवरी 2 डायमेंशनल मोशन इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज अ 2 डायमेंशनल मोशन। अब आपके जहन में थोड़ा सा कंसेप्ट बन गया कि किस तरह से ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अब हम देखते हैं कि इसे प्रोजेक्टाइल मोशन ही क्यों कहा जाता है, मतलब कि इस खास टाइप को जो
टू डायमेंशनल की एक स्पेसिफिक टाइप है, इसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का क्यों नाम दिया, यानी ये प्रोजेक्टाइल वर्ड कहाँ से आया? प्रोजेक्टाइल का वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकला है जो कि है प्रोइकैरी। इसे आप डिफरेंटली भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और इसका मतलब होता है टू थ्रो फॉरवर्ड, यानी किसी भी चीज को आगे की तरफ फेंकना या फिर किसी भी चीज को हवा में फेंकना। जैसे आप अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो ये फुटबॉलर बॉल को किक कर रहा है और ये आगे की तरफ किसी दूसरे प्लेयर की तरफ या फिर अगर ये गोल की तरफ जा रही है, तो इसकी जो मोशन है, इसकी जो शेप बनी है इस मोशन की, या फिर ये जो मोशन है, इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसकी वजह से इसका जो नाम है वो प्रोजेक्टाइल पड़ा है। तो आपको पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन ही क्यों कहा जाता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि मजीद आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होता जाए कि किस टाइप की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल कोट की है वो है अ प्लेयर थ्रोज अ फुटबॉल टू एन अदर प्लेयर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर प्लेयर एक फुटबॉल को किक करेगा दूसरे प्लेयर की तरफ, तो ये जो शेप बन रही है, ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रहा है, इस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन द एयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब असल में ना जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो इस तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन होती है जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिसकी शेप इस तरह की कुछ बनेगी, इसको हम पैराबोलिक कहते हैं, आगे भी हम इसे डिस्कस करेंगे। तो या तो एक तो इस तरह की शेप बनेगी। दूसरी टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन होती है कि जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कोट की, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन द एयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि अब आप इमेजिन करें कि आप अपने घर की छत पर या फिर किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं और वहां से किसी भी स्टोन को, पत्थर को फेंकते हैं। तो आप क्या किस तरह से फेंक रहे हैं? हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, यानी इनिशियली आपने उसे हॉरिजॉन्टली फेंकना है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग फेंकना है। जैसे आप उसे फेंकेंगे तो जिस तरह की वो शेप बना के, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसे छत से फेंकेंगे तो वो क्या इस तरह से नीचे आएगा। जैसे वो इस तरह से नीचे आएगा तो ये जो शेप है, यानी अगर आप इसी को देखें तो यहाँ से अगर हम इस डायग्राम को हाफ कर दें तो जो ये वाला हिस्सा है इस तरह की बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास रूफ है और यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से आप बॉल को या पत्थर को नीचे फेंक रहे हैं, तो वो इस तरह से नीचे आएगी ना। तो जिस तरह ये वाली जो शेप है, यानी कि हाफ, जो इस शेप की हाफ शेप है, इस टाइप की मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसके अलावा अ मिसाइल लॉन्च फ्रॉम अ टैंक, अगर किसी भी टैंक से मिसाइल लॉन्च हो रही है तो वो भी इसी तरह से कि वो मिसाइल लॉन्च होती है तो वो भी इसी तरह से जाकर आगे गिरती है। अब आ जाता है हमारे पास अजम्पशन। अब ये अजम्पशन वो वाली अजम्पशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले, उसकी कैलकुलेशन, उसकी डेरिवेशन वगैरह पढ़ने से पहले हमने करनी होती है, क्योंकि किसी भी टाइप के फिजिकल फिनोमिना को पढ़ने से पहले फिजिक्स में अक्सर हमने, आप लोगों ने देखा होगा, अजम्पशंस करते हैं। हम अपने केस को आइडियल बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी स्टडी को रोक रही होती हैं, जो हमारी मोशन को या जिस भी चीज की हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको मुश्किल बना रही होती हैं। तो हम वो वाली चीजें उससे पहले निगलेक्ट कर देते हैं ताकि आगे हम आसानी से उसको स्टडी कर सकें। तो इसमें जो अजम्पशन हमने की है इन आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन, अब अजम्पशन की है इसलिए हम फिर उसे आइडियल कहेंगे, क्योंकि ये रियल केस नहीं है, अभी एक आइडियल केस है। रियल जो केस होता है उसमें ये जो चीजें हम निगलेक्ट कर रहे हैं वो होती हैं, लेकिन इसमें हमने निगलेक्ट कर दी है, इसलिए हम इसको फिर आइडियल मोशन का नाम दे देंगे। इन आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन वी निगलेक्ट, अब क्या क्या निगलेक्ट करना है? एयर रेजिस्टेंस और रोटेशन ऑफ अर्थ। एक तो हमने हवा की रेजिस्टेंस को या हवा का जो भी इफेक्ट पड़ता है उस मोशन के ऊपर, उसको निगलेक्ट कर देना है, दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ को। अब जाहिर सी बात है जब हमारी बॉल जैसे यहाँ से जा रही है तो आगे से हवा उसे रेजिस्ट करेगी ना, उसको कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी उसके ऊपर, उसकी मोशन को किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो इसलिए हमने उसको निगलेक्ट कर देना है। और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ है, क्योंकि हमें पता है अर्थ जो है वो ऑर्बिट्रेरी रोटेशन में भी होती है और स्पिनिंग रोटेशन में भी होती है, तो ये दोनों तरह की रोटेशन भी हमारी मोशन को इफेक्ट कर रही होती है, इसलिए हमने इसे भी पहले ही निगलेक्ट कर देना है। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक में जो लिखी हुई थी वो भी मैंने यहाँ पर लिखी है, और एक और डेफिनेशन भी लिखी है, जो भी आपको दोनों में से आसान लगे। वैसे आप बुक वाली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखी है इसको थोड़ा सा मैंने ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा है, तो अगर आप इसको कर लें तो ये भी बेहतर होगी। प्रोजेक्टाइल इज अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। प्रोजेक्टाइल इज अ टू डायमेंशनल मोशन, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है वो टू डायमेंशनल मोशन है, यानी इसकी मोशन क्या है? दो एक्सिस के अलोंग होती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर, जिसे हम हवा में फेंक रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। अब ये बात समझने वाली है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली क्यों लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम जो एयर रेजिस्टेंस है और जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक ही चीज बच जाती है जो कि हमारी मोशन को इफेक्ट कर सकती है, और वो क्या है? वो है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है कि हमने उसको निगलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है वो इफेक्ट कर रही है, वो अभी भी हमारी मोशन को इफेक्ट कर रही है, अभी भी हमारे फिनोमिना के अंदर इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए हमने लिखा कि ऐसी मोशन जिसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट हो, जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो। और दूसरी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो है अ मोशन इन विच अ बॉडी इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल
ऐसी मोशन जिसमें हम बॉडी को थ्रो करते हैं, हम अब थ्रो कर रहे हैं ना बॉल को, जैसे हम लास्ट डायग्राम में देख के आए हैं कि वहां पर जो है फुटबॉलर किक कर रहा है बॉल को, तो वह इस तरह से किक करता है, थ्रो करता है एट सर्टेन एंगल, किसी ना किसी सर्टेन एंगल पे। अब ये जो एंगल की कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप गौर से समझें। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो थीटा है, जो एंगल है हमारा, वो ग्रेटर देन है 0 डिग्री और लेस देन है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि 0 डिग्री से ऊपर, यानी कि 0 डिग्री कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है ना 0 डिग्री। जब हमारी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा होता है, तब वो कौन सा एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो अब जो थीटा है हमारा, वो 0 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन नहीं है, और क्या है, 90 डिग्री से लेस है। 90 डिग्री से लेस होने का मतलब है कि 90 होता है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस से भी कम, यानी कि वाई और एक्स के दरमियान मोशन हो रही है। जैसे मैंने आपको वहां पर दिखाया था कि एक्स और वाई के दरमियान बॉडी मूव करती है, और इस तरह के मोशन को फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसलिए ये इसकी जो है एंगल की कंडीशन है। अब ये भी पेपर में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैंने इसे डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। तो दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मोशन इन विच अ बॉडी इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, ऐसी मोशन जिस पर बॉडी क्या है, थ्रो की जाती है इस एंगल के ऊपर, यानी 0 और 90 के दरमियान, इन सच अ वे दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब इस बात को समझे कि किस तरह से कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। जैसे हमने पीछे बात की कि हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टली जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होती है एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टली भी इफेक्ट करती है मोशन को और वर्टिकली भी करती है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो सिर्फ वर्टिकली करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस है या फिर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके अलोंग सिर्फ एयर रेजिस्टेंस हमारी मोशन को इफेक्ट कर रही है। जब हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया, यानी अब कोई भी हमारे पास फोर्स नहीं है वहां पर, जब फोर्स नहीं होगी, कोई भी फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है, जब फोर्स नहीं होगी, तो F इक्वल टू ma के तहत हमारा जो है एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा भी देखते हैं। उसके साथ है व्हाइल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि उस वेलोसिटी के हमने कंपोनेंट कर लिया ना, ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं, उसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वेलोसिटी को कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिस्कस करना है। तो अगर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी कि किस तरह से वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए थे हमने। वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब वो क्यों चेंज हो रहा है, वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को तो निग्लेक्ट कर दिया, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अलोंग द वाई एक्सिस एक्ट कर रही है, वो हमारे पास है। और अगर वहां पर फोर्स है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी अलोंग द वाई एक्सिस, और जब एक्सेलरेशन होगी इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। इसलिए मैंने लिखा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसी चीज को जिसे मैंने अभी आपको बताया, इसे मैंने यहाँ पर लिखकर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एज वी निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, जब हम निग्लेक्ट कर देते हैं एयर रेजिस्टेंस को, तो क्या होता है, एफ एक्स यानी कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वो 0 हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये आपने पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ है न्यूटन का, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, एफ एक्स, यानी एफ को हम क्या कर देंगे, एफ एक्स कर देंगे, और एम वैसे ही, और एक्सेलरेशन भी ए एक्स हो जाएगी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कह दिया कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, तो अब वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू एम ए एक्स। अब जब इक्वेशन की एक साइड पे 0 हो और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट हो रहा हो, तो इसको मतलब होता है या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 होगी या फिर सेकंड वाली टर्म 0 होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैस डज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी चीज का मैस तो 0 नहीं हो सकता ना, कभी भी अगर एक बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ मैस तो होगा, बेशक वो पॉइंट में हो, बेशक वो 0.000 समथिंग हो, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मैस तो 0 नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी है एक्सेलरेशन। अब दोनों में से एक चीज तो 0 है, क्योंकि हमने लिखा है ना कि ये दोनों जो है इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तब हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगी। अब एक्सेलरेशन 0 होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन 0, इट मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग देखें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास फोर्स है, और वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अब वो जो एक्ट कर रही है, इसलिए हमने लिख दिया एफ वाई इज इक्वल टू जी। और अगर ये फोर्स है, इसका मतलब है हमारा एफ 0 नहीं होगा, और एफ 0 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास होगी 0 नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कितनी होगी,
ए वाई इज इक्वल टू जी, जितनी फोर्स लग रही है उतनी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी। जाहिर सी बात है, जब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए, इस फार्मूले से हमें पता चला है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलेरेशन के। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है जितनी फोर्स होगी उतनी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी। इसलिए जितनी फोर्स है, यानी कि फोर्स कितनी थी हमारे पास जी के इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारी जो एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस है वो भी जी के ही इक्वल होगी। और जब एक्सेलेरेशन होगी, इसका मतलब है कि जो v है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तब कांस्टेंट होता है जब एक्सेलेरेशन 0 हो। अब एक्सेलेरेशन की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है क्या होगा, v y वेरीज। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, बट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से वो कांस्टेंट रहता है और किस तरह से ये कंटिन्यूअसली वेरी करता है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर मैंने विजुअली आपको दिखाया कि किस तरह से होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसे हमने किसी न किसी एंगल पे थ्रो किया और इस तरह से ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर जाकर गिरा। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये अगर आप इसको बॉल कंसीडर कर लें तो ये हमारे पास बॉल है जो कैसे जा रही है, हमने थ्रो किया है किसी एंगल पे और ये यहाँ पर जाके फॉल कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट बने हुए हैं वी एक्स और वी वाई, जिसे हमने यहाँ पर वी एक्स और वी वाई लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, यू एक्स और यू वाई। तो आप वी से भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में यू से भी रिप्रेजेंट किया होता है, तो आपको दोनों से हाव नाव होनी चाहिए। यहाँ पर यू से है तो यू का मतलब भी वेलोसिटी ही है। अब अगर आप देखें तो यहाँ वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो इस तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने जब बॉल को इनिशियली थ्रो किया तो वो इस डायरेक्शन में थी, पर फिर बाद में वो यूं टर्न हो गई तो फिर यहाँ पर यूं जा रही है। जो डॉटेड लाइन वाला एरो है ना, इसको मैं वेलोसिटी कह रही हूँ। बाद में देखें तो अब ये यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएं तो वो किस तरह से बनेंगे कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी जा रही है तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा और वाई के अलोंग क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर वही मैंने लिख दिया, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और यहाँ पर नीचे लिख दिया यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। अब अगर इस पॉइंट पे आप देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यू वाई इज इक्वल टू 0, यू वाई यानी कि वी वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जाकर वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। वो 0 क्यों हो जाता है, वो 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व करें, यानी आप इंस्टेंट पे एक इंस्टेंट पे जाके ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ इस इंस्टेंट पे देख रहे हैं बॉडी को, तो क्या होता है, एक लम्हे को जाके बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे रुक जाती है, और जब रुक जाती है तो वो इस तरह से सीधी होती है ना ऐसे, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना वो खत्म हो जाती है, यानी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं रहती है। वो यहाँ पर रुकी हुई है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमें नजर आ रही है कि उसने कवर किया, लेकिन जो वर्टिकल है वो यहाँ पर 0 हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो नीचे आती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी वापस से आ जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो नेगेटिव हो जाती है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस का सिंबल ये शो कर रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई है, वी वाई जो है वो नेगेटिव हो गई। अब ये नेगेटिव क्यों हुई है, उसकी ये रीजन है क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उस पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो क्या कर रही है, ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही है और जो बॉल है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव है क्योंकि बॉल और वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन है, और यही सही बात है कि ऐसा ही होना चाहिए। हमने बॉल को ग्रेविटी के अगेंस्ट भेजा था और वो अगेंस्ट ही जा रही है, यहाँ तक वो सही काम कर रही है, इसलिए जो हमारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट से आगे जाती है तो क्या होता है कि हमारी जो वेलोसिटी है हमने उसे ऊपर की तरफ भेजा था ग्रेविटी के अगेंस्ट, लेकिन वो ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो जब वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब उसने उल्टा काम शुरू कर दिया, हमने उसे भेजा था उसके अगेंस्ट लेकिन वो उसकी उसी की तरफ जाए जा रही है। तो जब वो ऐसा करेगी तब क्या होगा, तब हम अपनी वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अब वो यहाँ पर नेगेटिव हो गई है, क्योंकि इस तरह से हमने नहीं भेजा था, हमने उसे पॉजिटिव भेजा था लेकिन वो नीचे की तरफ आ गई, इसलिए अब वो नेगेटिव हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो इस मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में मैंने इसी तरह से लिखी कि अ बॉडी विच इज थ्रोन एट सम एंगल एंड देन मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। वो बॉडी जो कि थ्रो की गई है सम एंगल पे, एंगल की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन में दे दी है कि क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा एंगल। तो जो सम एंगल पे थ्रो की गई है एंड देन मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और फिर क्या है, वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के अंडर मूव करती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एयर को तो हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो सिर्फ ग्रेविटी बचती है, उसके अंडर मूव करती है, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल। अब इसकी एग्जांपल भी उसी तरह से है कि फुटबॉल भी एक प्रोजेक्टाइल है क्योंकि वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन देती है। स्टोन की एग्जांपल भी हमने डिस्कस की, क्रिकेट बॉल भी आप ले सकते हैं, मिसाइल भी जो है वो एक प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री हम उस पाथ को कहते हैं जो हमारी प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रही होती है। अब वो जिस भी शेप का पाथ फॉलो कर रही होगी हम उस पाथ को क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री।
द कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। अब कर्व्ड इसलिए लिखा क्योंकि हमने पीछे देखा कि वो कर्व्ड पाथ होता है, जैसे इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ये कर्व्ड होता है, और इससे पिछली डायग्राम में हमने देखा था कि वो इस तरह से पूरा बना हुआ था, वो भी कर्व्ड शेप है। तो इस तरह के पाथ को हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी। और इसकी शेप कैसी होती है, इट इज पैराबोलिक इन शेप। इस तरह की जो शेप होती है ना, हाफ कप शेप जो इस तरह से बनी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ये इस तरह की शेप्स जो हैं ये आपने मैथ में पढ़ी हुई हैं। तो ये जो हाफ कप शेप होती है इसे हम पैराबोला कहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इट इज पैराबोलिक इन शेप। अब इसके बाद हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफरेंट केसेस पे हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसको हमने हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया है। हॉरिजॉन्टली लॉन्च करने का मतलब ये है कि हमने इनिशियली उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था, बाद में वो जहां भी गया वो उसकी मर्जी है, वो उसकी आगे मोशन पे, उसके इफेक्ट पे, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उन चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने इनिशियली क्या किया, उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फेंका है, सही है। तो ये इसी तरह से मैंने लिखा है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें विच इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अब एक हाइट से वो थ्रो किया गया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ जो हमने उसे दी होगी। जब हम उसे फेंक रहे होंगे तो जो वेलोसिटी हमने उसे दी होगी उसे क्या कह रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हर जगह रहेगी क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट किया, ग्रेविटी को कहीं भी निगलेक्ट नहीं किया, इसलिए इसे हर जगह लिखना है। अब हमने करना यह है कि हमने इसमें डिफरेंट चीजें ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, जिस तरह से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, उसके अलावा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इस तरह की चीजों को हमने डिस्कस करना है। इसी तरह से हमने अगले केस में भी ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी को देखते हैं और उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा होता है वाई एक्सिस के अलोंग, उसे हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब इनिशियल जो वेलोसिटी जो हमने खुद दी है, जो ये वाली वेलोसिटी है जो हमने यहाँ थ्रो करते हुए दी है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी आई एक्स और एक होगा वी आई वाई। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों क्या क्या है। वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो वी आई के इक्वल है, वो टोटल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी जितनी हमने दी है वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल के अलोंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने खुद ही अभी कहा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करें। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रहे, इसका मतलब है जो सारी की सारी वेलोसिटी जो हमने उसे दी है वो है ही वी आई एक्स, यानी कि वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई, टोटल वेलोसिटी के इक्वल है, सारी की सारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गई। अब जो वी आई वाई है वो क्या होगा, वो फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब सारी की सारी वी एक्स के पास चली गई है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पास चली गई है, शुरू में हमने दिया इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वी आई वाई क्या होगा, वो होगा जीरो। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ वी एफ। जिस तरह से हमने इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट डिस्कस किए, इस तरह से अब हम फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि मैम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों, हमने तो तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, तो सेकंड भी यूज की जा सकती थी, थर्ड भी की जा सकती थी, फर्स्ट ही क्यों की हमने, ये हमें कैसे याद रहेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। तो उसका ये आसान सा तरीका ये है कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें वो क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी ही हमने निकालनी है, वो हमें चाहिए, वो इसमें है। इसके अलावा कौन से कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, अभी हमने उसके कंपोनेंट डिस्कस किए। एक्सेलरेशन का भी हमें पता है क्योंकि जहां पर ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगी, ग्रेविटी के इक्वल होगी। और टाइम भी हमें पता है कि टाइम कितना लगेगा। लेकिन अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो क्या होती है, वो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर आप उसको नोट करें तो वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं। जब फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं तो उस इक्वेशन को तो हम यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम डिस्कस ही फाइनल वेलोसिटी को कर रहे हैं। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर वी एफ है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एक और मसला है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2as। अब एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, लेकिन जहाँ पर बात आती है s की, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो अभी हमने फाइंड ही नहीं किया। डिस्टेंस होता है रेंज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी वो हमने फाइंड ही नहीं किया। जब हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है तो किस तरह से हम डिस्टेंस की वैल्यू पुट करके और किस तरह से उसको निकालेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए, और आसानी के लिए नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है कि हमें यही इक्वेशन यूज करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
अब फॉर एक्स एक्सिस क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को वी एफ एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, क्योंकि टी का तो कोई एक्स के साथ लेना देना नहीं है, टाइम तो ओवरऑल है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है, इसलिए हम एक्सेलरेशन के साथ एक्स लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी के साथ भी और फाइनल के साथ भी। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस, अब ए एक्स को क्या करना है, यहाँ पर जीरो पुट कर देना, वो इसलिए क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अलोंग कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, निगलेक्ट कर दिया हमने एयर रेजिस्टेंस को। जब फोर्स नहीं है तो न्यूटन के सेकंड लॉ के तहत हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो होगी, इसलिए हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दिया। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। अब ये वाला फैक्टर तो जीरो हो गया, तो हमने क्या किया, वी आई एक्स को वैसे लिख दिया, आगे मैंने लिखा वी आई कोस थीटा। अब वी आई कोस थीटा कैसे आया, ये इस तरह से आया कि अगर आप देखें हमारे पास एक वेक्टर है वी आई, जिस तरह यहाँ पर मैंने बनाया है, इसके अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करें, जिसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम भी कह रही थी, तो वो किस तरह से हम ड्रॉ करते थे, वो ऐसे करते थे कि जैसे ये पॉइंट है, इसकी टॉप से, वेक्टर की टॉप से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस के अलोंग, इसी तरह से वेक्टर की टॉप से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें दो वेक्टर ऑब्टेन होते हैं, एक यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है जिसे यहाँ पे मैंने एरो से खत्म किया है, एक ये वाला वेक्टर और एक जो ये वाला वेक्टर है जो यहाँ पर एरो से शो हो रहा है। ये दो वेक्टर क्या है, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, यानी कि ये वी आई का एक्स कंपोनेंट है, वी आई एक्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, और y एक्सिस के अलोंग है तो क्या कहेंगे, y कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। तो ये क्या है, ये वी आई वाई है, ये क्या है, ये वी आई एक्स है। अब ये हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जो वी आई वाई होता है वो वी आई साइन थीटा के इक्वल होता है, और वी आई एक्स होता है वो क्या होता है, वी आई कोस थीटा के इक्वल। यहीं से फिर मैंने पुट कर दिया वी आई एक्स को वी आई कोस थीटा के इक्वल। इस तरह का कंसेप्चुअल सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है कि वी एफ एक्स किस तरह से वी आई एक्स के इक्वल होता है, या फिर वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा लिखा हो और आपसे कहा जाए प्रूव करना है, तो आप किस तरह से प्रूव करेंगे इसे। तो आपने इसका आंसर इस तरह से करना है कि हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी इफेक्ट करती है, वाई के अलोंग भी करती है। अब हमने उसको निगलेक्ट कर दिया है तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होती, वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग होती है। अब जब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो वहां पर जीरो होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। जब वो जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए हम उसका बेशक फाइनल कंपोनेंट ले रहे हो बेशक इनिशियल ले रहे हो, वो आपस में बराबर होंगे। लेकिन वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, वो यही बता रहे हैं ना कि एक्स कंपोनेंट जो है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात हो रही है, वहां पर बेशक हम फाइनल की बात करें, वी एफ की बात करें, बेशक हम वी आई की बात करें, इनिशियल की बात करें, वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों इक्वल होंगी। जैसे हमने पहले पीछे भी डिस्कस किया कि क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट होने का यही मतलब है ना कि वी एफ एक्स इक्वल होगी वी आई एक्स के, जितनी हमने इनिशियली वेलोसिटी दी उतनी वहां फाइनल में भी रहेगी। तो इसलिए क्योंकि वी एफ एक्स और वी आई एक्स इक्वल हैं तो वी आई एक्स वी आई कोस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए वी एफ एक्स भी वी आई कोस थीटा के इक्वल है। अब हम वाई एक्सिस के लिए देखते हैं, तो वाई एक्सिस के लिए क्या है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। अब क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस की बात हो रही है तो हमने क्या किया, एक्स की जगह वाई लिख दिया, वी एफ वाई वी आई वाई ए वाई टी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि शुरू में हमने स्टार्ट में कंसिडरेशन में यही कहा था कि हम सिर्फ उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ये मतलब है कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी दे रहे हैं, हमारे पास वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए जो वी आई वाई है यानी कि वी इनिशियल वाई है वो क्या है, वो जीरो है। और जो हमारे पास ए वाई है, अब ए वाई जो है वो है जी के इक्वल, वो इसलिए जी के इक्वल है क्योंकि ए वाई का मतलब है वर्टिकल एक्सिस की बात है, और वर्टिकल में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो जितनी फोर्स लग रही होगी उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब फोर्स क्या, फोर्स ग्रेविटी है, तो इसका मतलब है कि ए वाई जो है वो जी की वैल्यू के इक्वल होगा, इसलिए हमने लिख दिया वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी। अब क्या, वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट भी आ गया और वाई एक्सिस का भी कंपोनेंट आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की पूरी मोशन के दौरान किसी एक लम्हे की वेलोसिटी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसकी जो पूरी मोशन है उसके दौरान अगर हम किसी भी लम्हे पर किसी भी सेकंड पर उसकी वेलोसिटी चेक करना चाहें तो वो वेलोसिटी क्या होगी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर एक और बात भी है कि हम उसको भी वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि फाइनल वेलोसिटी भी वी एफ है और जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी वी एफ है, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन की बात है, इसलिए हमने इसे वी एफ से ही रिप्रेजेंट कर लिया। तो हमने क्या करना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम करते हैं कि उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उन दोनों का सम करते हैं आफ्टर टेकिंग देयर स्केयर्स, यानी कि वी एफ एक्स का स्केयर लेकर
फोर और वी एफ वाई का स्क्वायर लेकर इन दोनों को ऐड कर देना है और दोनों का होल स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वी एफ का या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये किस तरह से इसके दोनों कंपोनेंट हैं इनको भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए जैसे डायग्राम में आपके पास वी एफ एक वेक्टर है, तो जो अलोंग द एक्स एक्सिस उसका कंपोनेंट है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट आया है उसे हम वी एफ एक्स कह रहे हैं, और जो y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आया है उसे हम वी एफ वाई कह रहे हैं। तो अब x एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर लिया है, y एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर लिया है, उनको ऐड किया है, उनका स्क्वायर रूट लिया है, अंडर रूट लिया है, तो क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमें पता है कि डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, और थीटा की जो वैल्यू है ना वो हमें ऐसी किसी चीज को यूज करके निकालनी है जिसमें थीटा हो। तो अब इससे पहले भी हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब हमें डायरेक्शन निकालनी है ना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसका एक मैंने ट्रिक भी बताया था आपको याद रखने के लिए, किस तरह से आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं टेन थीटा। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि हमने टेन थीटा ही क्यों यूज किया, हम साइन थीटा भी यूज कर सकते थे, कोस थीटा भी यूज कर सकते थे। टेन थीटा यूज करने की ये रीजन है क्योंकि हमें जो है वो डायरेक्शन में उसके दोनों कंपोनेंट चाहिए, वी एफ वाई भी चाहिए वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और वी एफ एक्स भी चाहिए। इन दोनों कंपोनेंट को इन्वॉल्व करने के लिए अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ये वी एफ है, ये वी एफ एक्स है। अगर ये वी एफ वाई है तो ये वाली जो लाइन है जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने लाइन लगाई है ये भी वी एफ वाई है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी है, इसलिए अगर यहाँ पर वी एफ वाई है तो ये वाला वेक्टर भी, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाली जो लाइन है, ये भी वी एफ वाई को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक लम्हे के लिए आप सपोज कर लें कि हमारा वी एफ वाई जो है वो उठकर यहाँ पर आ गया है। अब ये वी एफ वाई हो गया, ये वी एफ एक्स हो गया, और ये वी एफ है। ये क्या बन गए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं ना जिसका एंगल 90 का होता है। तो देखिए यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है राइट साइड पर, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस पे अगर आप टेन थीटा अप्लाई करें तो टेन को मैंने आपको क्या याद कराया था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर मैं लगाना भूल गई, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और दूसरा क्या है, बेस। बेस वो वाली साइड होती है जिसके साथ एंगल बन रहा होता है। तो क्या एंगल हमारा इस साइड पे बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल है वो इस साइड पे बन रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बेस होगी। अब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिख सकते हैं वी एफ वाई, क्योंकि मैंने कहा कि ये वी एफ वाई अगर यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो वी एफ वाई यहाँ पर है, इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट भी वी एफ वाई ही है। तो वी एफ वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बेस। बेस क्या है, वी एफ एक्स। तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट आ गए ना इस रेशियो के अंदर। इसके अलावा अगर आप कोई भी रेशियो यूज करके देखेंगे, साइन वाली या फिर कोस वाली, उन दोनों में ना ये वाले कंपोनेंट में से कोई ना कोई एक मिस हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, टेन थीटा यूज करते हैं। और सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं कि जहां पर भी तकरीबन हमें डायरेक्शन लेनी होती है हम टेन थीटा वाली ही रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया थीटा इज इक्वल टू टेन, क्या है उस साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स, और परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी वी एफ वाई डिवाइडेड बाय बेस की जगह भी इसकी वैल्यू पुट कर दी वी एफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, उसकी डायरेक्शन भी आ गई। अब है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना उसने फासला तय किया हॉरिजॉन्टली, एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी बॉडी ने फासला तय किया उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो उसको फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास आसान सा फार्मूला है, बस करना क्या है, करना ये है कि एस को हमने एक्स पुट कर देना है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो एस की जगह एक्स आ जाएगा और वेलोसिटी जो है वो वी एक्स हो जाएगी और टाइम वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे तो वहां पर हम ये एस इज इक्वल टू वी टी नहीं लगा सकते। अब वो क्यों नहीं लगा सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है। तो हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन भी हो। जैसे हमने कहा कि क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ग्रेविटी है और ग्रेविटी एक्सेलरेशन कॉज कर रही है, इसलिए हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व हो। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर हम एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। अगर हम इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन वहां पर भी इन्वॉल्व है, लेकिन वहां पर ये है कि वी एफ भी आ जाते हैं और वी आई भी, यानी एट द सेम टाइम इनिशियल वेलोसिटी वाले भी हमें चीजें पुट करनी पड़ती है और फाइनल वाली भी, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस की जगह क्या किया, वाई पुट कर दिया, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात है। तो वाई इज इक्वल टू वी आई, क्या है, वी आई का भी वाई कंपोनेंट है, वी आई वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्केयर। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज में हमारे पास इस तरह से है कि वी आई वाई जो है वो 0 है, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि इनिशियल वेलोसिटी जो अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, वो 0 है। उसके बाद टाइम वैसे ही +1/2 ए वाई की जगह जी आ जाएगा और टी स्केयर वैसे ही, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और हमारे पास वाई बचेगा हाफ जी टी स्केयर के इक्वल। तो ये आ गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट केस हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके दो तरह के केसेस हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया अगर हम हाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी हो वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो तो क्या होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम इस तरह से ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि वो कोई ना कोई एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, जैसे आप इस डायग्राम में देखें, अगर इस तरह से हमने थ्रो किया ऑब्जेक्ट को तो ये क्या है, ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बन रहा हो तो इस तरह की मोशन में हमारे पास क्या कंपोनेंट आएंगे उनको हम अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल, जैसे हमने कहा कि एक एंगल होगा जो कि क्या होगा 90 और 0 के दरमियान विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो हमने इसे दी है, अपनी बॉडी को दी है थ्रो करते हुए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा इंक्लूड होगी क्योंकि उसे हमने निगलेक्ट नहीं किया। अब जैसे हमने पहले कहा था कि ए एक्स 0 होगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट हो चुकी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग सिर्फ एयर रेजिस्टेंस ही वाहिद फोर्स होती है। जब वो 0 होगी तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन भी 0 होगी। और जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे भी ए वाई की वैल्यू जो थी हमने ली थी क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में ग्रेविटी आ रही है और यहाँ पर भी लेंगे। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हमने ए वाई को पॉजिटिव जी के इक्वल लिया था, यहाँ पर लेना है नेगेटिव जी। तो इसकी एक रीजन है और वो रीजन ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब वो मूव कर रहा होता है, जैसे मैंने पहले भी पीछे एक डायग्राम में आपको बताया कि हम इनिशियली उसे इस तरफ फेंकते हैं तो इनिशियली जो है वो हाफ मोशन तक ऐसे ही जा रहा होता है। उसके बाद एक खास पॉइंट के बाद एक मैक्सिमम हाइट के बाद वो क्या करता है, नीचे फॉल करना स्टार्ट हो जाता है ग्रेविटी के अलोंग, यानी ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और वो नीचे आना शुरू कर देता है। तो जब वो ग्रेविटी के बाद मान लेता है तो हम क्या कह देते हैं कि वो अब जो एक्सेलेरेशन है, क्योंकि वो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी थी ना, हम तो उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे थे और ग्रेविटी क्या कर रही है, उसे नीचे की तरफ खींच रही है, तो वो क्या है, वो दोनों चीजें अपोजिट हैं, इसलिए हम -g ले लेते हैं। इसके बाद जैसे हमने उस केस में कंपोनेंट डिस्कस किए थे इनिशियल वेलोसिटी के फिर फाइनल वेलोसिटी के, उसी तरह से इसके भी कंपोनेंट है। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होंगे, वी आई एक्स होगा और वी आई वाई होगा। जैसे मैंने आपको बताया अगर वी आई एक वेक्टर है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट होगा वी आई एक्स जो कि इक्वल होता है वी आई कोस थीटा के, और वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा वी आई वाई जो कि इक्वल होता है वी आई साइन थीटा के। अब ये इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखनी है तो वो क्या है, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा और वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर हमारी वी आई वाई 0 थी क्योंकि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे थे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग थ्रो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों के दरमियान में यानी कि तकरीबन को 45 के एंगल पे इसे थ्रो किया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ दोनों कंपोनेंट ऑब्टेन होंगे और हमारे पास दोनों की वैल्यूज आएंगी। इसलिए हमने वी आई एक्स को वी आई कोस थीटा लिखा और वी आई वाई को वी आई साइन थीटा लिखा। अब हम फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से वही रीजन है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन लगानी है और जो रीजन मैंने पहले आपको बताई इसलिए हमने यहाँ पर भी फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अलोंग एक्स एक्सिस क्या करेंगे, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। अब ए एक्स क्या है हमारे पास, वो 0 है। ये हमने बहुत दफा डिस्कस कर लिया कि ये क्यों 0 है, इसको 0 पुट कर देना है। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस 0 टी और ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स और वी आई एक्स की क्या वैल्यू है, वी आई कोस थीटा। सो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसका फाइनल कंपोनेंट हो बेशक इनिशियल कंपोनेंट हो वो आपस में इक्वल होंगे और वो दोनों ही वी आई कोस थीटा के इक्वल होंगे। अब अगर अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में क्या करेंगे, हम वाई लिख देंगे वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी और अब वैल्यूज पुट करें तो वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या फर्क है कि वी आई वाई 0 नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, अपनी बॉडी को किसी एक एंगल पे थ्रो किया, इसलिए अब क्या है, इनिशियली भी हमारी जो वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी। अब दोनों एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी होगी, इसलिए हम वी आई वाई की वैल्यू पुट करते हैं वी आई साइन थीटा जो अभी हमने पीछे निकाली है, प्लस क्या होगा ए वाई की जगह आ जाएगा -g और t। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ए वाई क्यों -g के इक्वल है और वहां पर क्यों प्लस के इक्वल था, वहां पर इसलिए प्लस के इक्वल था क्योंकि हमारी जो मोशन थी वो ग्रेविटी के अपोजिट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अपोजिट चल रहा होता है, लेकिन एक हाफ पोर्शन के बाद या एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद वो क्या करते हैं, उसके अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब अलोंग मूव कर रहे हैं तो हमने क्या किया था, हमने तो उसके अपोजिट फेंका था और अब वो अलोंग मूव करने लगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी उस ग्रेविटी की वजह से वो नेगेटिव होगी, इसलिए हमने ए वाई को -g के इक्वल लिखा है और यहाँ पर -g पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ वाई आ जाएगा वी आई साइन थीटा -g t।
अब उसी तरह से यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन भी, और वो दोनों में सेम आती है क्योंकि वो डिपेंड कर रही है एक्स और वाई कंपोनेंट पे, और एक्स और वाई कंपोनेंट तो दोनों केसेस में सेम ही है ना, वी एफ एक्स और वी आई वाई। तो उसी तरह से हमने क्या किया, एक्स कंपोनेंट का स्केयर लिया है, वाई कंपोनेंट का स्केयर लिया है, दोनों को ऐड किया है, अंडर रूट लिया है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी टेन थीटा क्यों यूज करते हैं वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर आई थिंक करने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, यानी कि पहले यहाँ पर था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वी एफ वाई है परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग वी एफ एक्स है, इसलिए बेस की जगह हम पुट कर देंगे वी एफ एक्स, और फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसी तरह से जैसे उसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज किया था, एस इज इक्वल टू वी टी, और एस की जगह हम एक्स पुट कर देंगे क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने स्मॉल एक्स इसलिए यूज किया ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, वहां पर हम कैपिटल यूज करके आए, यहाँ पर स्मॉल यूज कर लें। एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स क्या होता है, वी आई कोस थीटा के इक्वल। हमने अभी पढ़ा है पीछे कि वी एफ एक्स, वी आई एक्स और वी आई कोस थीटा वो आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे वी आई कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। और अगर हम इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखें तो उसमें हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है जो कि हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को क्या करना है, वाई पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी वही रीजन है कि स्मॉल वाई इसलिए पुट किया क्योंकि कैपिटल वाई हम पहले यूटिलाइज कर चुके हैं, तो स्मॉल वाई के इक्वल है, और वी आई जो है वो वी आई वाई है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है। इस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो ए वाई होगा, सेम रीजन है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है। तो वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2, और अब ए की जगह क्या किया, माइनस जी पुट कर दिया क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ग्रेविटी के इक्वल होगी, इसलिए हमने माइनस जी पुट किया, और टी स्क्वायर वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी आई वाई की वैल्यू पुट की है वी आई साइन थीटा। तो हमारे पास ये क्या आ गई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। थैंक यू सो मच।